What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 15 of our 100 days commerce masterclass और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा, उसको मैं अवॉइड भी नहीं कर सकता था। इट वाज एन इमरजेंसी, बट नो वरीज, कल वेडनेसडे को भी हम लोग बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स की वीडियोस ही कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग अपना रिवीजन जारी रखना। कल वीडियोस आएंगी नॉर्मली जैसे आती हैं, ठीक है? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, हम लोग इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हायर ऑफिशियल्स की बात करते हैं, सीईओ, सीएफओज, जो ऊपर लोग बैठे हैं, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हैं, जब हम उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फेओल का कंट्रीब्यूशन आता है। यानी आपने जितनी भी प्रिंसिपल्स पढ़ी फेओल की, डैट, पेप्सी, पीसेस, रू, 14 की 14 प्रिंसिपल्स में फेओल ने टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करी। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर, फैक्ट्रीज, जो एक्चुअल में वो मैनेजमेंट जो वर्कर्स के साथ मिलके काम करता है, जो वर्कर्स के साथ चलता है, जो वर्कर्स को जानता है। तो आज की इस क्लास में बेटा जी हम लोग मेजर जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे अबाउट कि किस तरीके से हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करे, किस तरीके से लोअर लेवल को हेल्प हो सके और कैसे वर्कर्स से मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कराया जा सके। तो इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। सर, एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ही वॉज अ बिग बिलीवर ऑफ साइंस। ये बोलते थे हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस है। तो इन्होंने मैनेजमेंट को भी कैसे साइंटिफिकली करा जाए उसकी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ थ्योरीज दी हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। टेलर का मानना यह था कि भैया सब जगह साइंस लगनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दो, साइंस को यूज करो। सर, क्या डिफरेंस है रूल ऑफ थंब में और साइंस में? देखो, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जो सुनी सुनाई चीजें चलती आ रही हैं, जो पिछले समय से चलती आ रही है, जो जिस चीज ने हमें पिछली बार सक्सेस दी थी वही हम इस बार भी अप्लाई कर दे। लेट सपोज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है? अब इंडिया पिछली बार पाकिस्तान से जिस टेक्निक से जीता, जरूरी नहीं है कि वो इस बार भी काम करे। तो अगर हम वही सेम टेक्निक हर बार अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो हम जीते जाते हैं हर बार, लेकिन हो सकता है शायद वो टेक्निक काम ना करे। तो अगर हम वो टेक्निक हर बार लगा के चल रहे हैं तो दैट इज रूल ऑफ थंब, राइट? उसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब। टेलर का मानना है भाई हर बार साइंटिफिक स्टडी करो, हर बार एक बेस्ट मेथड ढूंढो, आप साइंस यूज करो, सिर्फ रूल ऑफ थंब पे फोकस नहीं करो। समझे? अब देखते हैं आगे कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने दिए हैं। देखो बेटा, फेओल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, टेलर ने बस 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? फॉलो साइंस एंड नॉट फॉलो रूल ऑफ थंब। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर का मानना यह है कि कोई भी काम हो, जैसे अगर मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो टेलर का मानना यह है कि पढ़ाने का आप एक बेस्ट मेथड ढूंढो। और वो बेस्ट मेथड आप कैसे ढूंढ सकते हो? एक्सपेरिमेंटेशन से, पढ़ा के देखो, ऑब्जर्वेशन से, आसपास ऑब्जर्व करो कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, लोगों से अच्छी अच्छी चीजें ले लो। तो एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से, चेक करने से, धीरे धीरे अप्लाई करने से आपको एक बेस्ट मेथड मिल सकता है। और वो बेस्ट मेथड मुझे किसकी हेल्प से मिला? साइंस की हेल्प से। ना कि मैं रूल ऑफ थंब फॉलो करता हूं। रूल ऑफ थंब का मतलब कि अगर मैंने किसी एक बच्चे को पढ़ाया, उसको समझ आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए काम करेगा। तो मुझे साइंटिफिकली एक बेस्ट मेथड ढूंढना है, रूल ऑफ थंब पे फोकस नहीं करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition। मैं अपने intuition पे डिपेंड होके काम ना करूं, साइंस लगा के काम करूं। एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन पे फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे, जो पिछली बार अच्छा रहा इस बार भी अच्छा रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और हिट एंड मिस मेथड भी मुझे चेक नहीं करना बार बार कि मैं हिट एंड मिस करता रहूं। मुझे एक बेस्ट मेथड ढूंढना है,
बेस्ट मेथड कैसे मिलेगा? साइंस से, ठीक है। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर whereas scientific decisions are based on cause and effect relationships। इसका मतलब है रूल ऑफ थंब बोलता है बस जो मैनेजर पिछली बार काम कर रहा है वही चलता रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है भैया? कॉज एंड इफेक्ट देखो, मेथड्स देखो, बेस्ट कौन सी चीज बेस्ट है। तो इसके अंदर टेलर ने बोला देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, और वो बेस्ट मेथड कैसे डेवलप हो सकता है? एनालिसिस से, वर्क स्टडी से, साइंटिफिक अप्रोच से। तो मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे सिर्फ ये नहीं कि मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है या मेरे लिए पिछली बार क्या काम किया था, ये नहीं, मुझे एक बेस्ट मेथड ढूंढना है, और वो साइंटिफिक इंक्वायरी से, साइंटिफिक हार्डवर्क से, अच्छे तरीके से लगा के वर्क स्टडी करूं तो मुझे मिल जाएगा। तो इन एवरी वर्क जहां पे मैनेजमेंट की जरूरत है, यू शुड फॉलो रूल साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, परफेक्ट। चलो अगला है बच्चों हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। सर व्हाट इज हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड? देखो हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है सबको एक साथ लेके चलना, किसी तरीके के किसी का भी एक दूसरे की टवर्ड्स नेगेटिव माइंडसेट, या मैं बोल सकता हूँ किसी के भी टवर्ड्स नेगेटिव फीलिंग्स ना होना। अब मैं मैनेजमेंट हूँ, आप लोग वर्कर्स हो, मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्कर अच्छे काम नहीं करते, वर्कर बोल रहे हैं मेरा मैनेजमेंट बेकार है, तो हम दोनों का एक दूसरे के टवर्ड्स एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो टेलर ने बोला भैया ये नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे के टवर्ड्स हार्मनी रखना चाहिए। हार्मनी का मतलब है एक दूसरे के टवर्ड्स एक अच्छा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखना चाहिए, एक सेंस ऑफ फैमिली रखना चाहिए कि हाँ यार हम दोनों एक दूसरे के परिवार हैं, हम दोनों के बिना एक दूसरे का नहीं चलने वाला है काम। वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों काम करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। तो वी शुड डेवलप हार्मनी एंड वी शुड नॉट फोकस ऑन डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव एटीट्यूड रखना, ये नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल those who work together in any organization must work in harmony। हार्मनी के साथ काम करना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक के साथ काम करना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। टेलर ने बोला कि देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स। सर कौन से दो ग्रुप्स? दो ही ग्रुप्स होते हैं, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर्स। दोनों एक दूसरे को चेंज करें और वो मेंटल रेवोल्यूशन लेके आए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि भैया माइंडसेट चेंज करें एक दूसरे का, है ना। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? अगर कोई गेन्स होते हैं कंपनी को तो वर्कर्स के साथ बांटो, और वर्कर्स को भी अपने बेस्ट लेवल से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दिस इज हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को एक स्टेप और एक्सटेंड करो। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि बेटा कल मुझे एक इमरजेंसी आ गई थी तो मैं मंडे को वीडियो नहीं कर पाया, बट मैं वेडनेसडे को कर दूंगा। ऑल्दो वेडनेसडे को मैं वीडियोस नहीं करता हूँ, आपको रिवीजन के लिए टाइम देता हूँ, बट क्योंकि कल नहीं कर पाया तो मैं वेडनेसडे को करूंगा ताकि हमारा शेड्यूल सही रहे। तो कॉपरेशन बना के चल रहे हैं हम। बच्चों ने मेरे से बच्चों ने पूछा इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको बताया कि बेटा ऐसे ऐसे एक इमरजेंसी है। बच्चों ने बोला कोई बात नहीं सर, आप इतनी मेहनत करते हो, एक दिन हम मैनेज करेंगे। तो कॉपरेशन है ना हम दोनों के बीच में, कॉपरेशन है। इंडिविजुअलिज्म नहीं है कि मैं बस अपने बारे में सोचूं, बच्चों के बारे में सोचूं ही ना, आप बस अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो ही ना। तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हमें कुछ अच्छा करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट और वर्कर्स को अच्छा करना है, तो उनको कॉपरेट करना है एक दूसरे को, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। दिस इज कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विद ईच अदर। एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग। वर्कर्स और मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है। कॉपरेशन के लिए क्या हो सकता है? मैनेजमेंट अच्छे सजेशंस ले एम्प्लॉइज से, उनको रिवॉर्ड दे अच्छे सजेशंस के लिए। उसके साथ साथ वर्कर्स बार बार स्ट्राइक पे ना जाएं। अगर वो नाराज है किसी चीज से, बताएं अपनी मैनेजमेंट को, आपस में बैठ के डिस्कस करें। तो दिस इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये फोकस करता है मेनली ओपन कम्युनिकेशन पे, ठीक है। लास्ट आता है बेटा चौथा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अंदर क्या कहा टेलर ने? इसमें टेलर ने फोकस करा बच्चों, देखो पहली लाइन में ही है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का पूर्ण रूप से 100% के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। अब सर वर्कर्स का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? देखो वर्कर्स का डेवलपमेंट शुरू होता है बेटा राइट फ्रॉम देयर सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन से। तो जब भी आप वर्कर्स को सेलेक्ट कर रहे हो
बहुत केयरफुली करो। आप देखो कि आप वर्कर को उसी डोमेन के लिए सेलेक्ट करो जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसको करने में उसको मजा आता है। किसी भी वर्कर को वो काम ना दिया जाए जिसको करके वो बोर हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्कर्स का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए, उनको वो काम देना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी में ये बोला गया कि प्रॉपर केयर होनी चाहिए जब आप एम्प्लॉइज को सेलेक्ट कर रहे हो, और सिलेक्शन के बाद उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दो, उनकी ट्रेनिंग करो टाइम टू टाइम, उनकी नॉलेज अपग्रेड करो। जब इतना फोकस वर्कर्स पे करोगे तो उससे उनका बेस्ट वर्जन निकल के आएगा, उससे वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी पे पहुंचेंगे। तो आपके वर्कर्स भी ग्रो होंगे और कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। तो वर्कर्स के सिलेक्शन से लेके वर्कर्स के प्लेसमेंट तक, उनका ओरिएंटेशन, उनका काम करना, हर तरीके से वर्कर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बोला गया डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी में। ये 4 प्रिंसिपल्स बेटा टेलर ने दिए हैं। अगर आप वर्कर्स से बेस्ट आउटपुट लेना चाहते हो तो साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो। हार्मनी लेके आओ, डिस्कॉर्ड नहीं। मेंटल रेवोल्यूशन, एक दूसरे के टवर्ड्स माइंडसेट चेंज करो, कोऑपरेट करो एक दूसरे को, इंडिविजुअलिज्म पे मत जाओ। और लास्ट, डेवलपमेंट होना चाहिए वर्कर का हर तरीके से। तो देखो बढ़िया चलेगा या नहीं चलेगा काम। तो ये 4 प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए थे। अब ये तो हो गया सर कि ये करो, ये सब करने के लिए कैसे किया जाए। तो टेलर इतना अच्छा है, उसने ये भी बताया। पहले ये तो बता दिया कि क्या करो, फिर उसने बताया कि कैसे करना है। तो उसके लिए टेलर ने दी है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स में बेटा टेलर ने अब ये बताया है कि भैया हमें काम करना किस तरीके से है। तो जो सबसे पहला टेक्निक होता है उसको बोला जाता है फंक्शनल फॉरमैनशिप। सर ये फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है? ये फंक्शनल फॉरमैनशिप है क्या? तो देखो बच्चों, इस टेक्निक में टेलर ने वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपका फैक्ट्री किस तरीके से होना चाहिए वो बात करी है। जैसे फेयोल ने बोला था ना डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क ही है और अच्छे तरीके से करा गया है। टेलर ने बोला कि आपका जो फैक्ट्री है, देखो सबसे पहले तो आपका फैक्ट्री इंचार्ज हो गया, ठीक है। अब सब कुछ फैक्ट्री इंचार्ज के हाथ में मत दो। फैक्ट्री इंचार्ज कितना भी कैपेबल हो अकेला काम नहीं कर पाएगा, काम को बांटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 2 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। हमें पूरी फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक तरफ हम रखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक तो हो जाएगा प्रोडक्शन और एक हो जाएगा प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग पूरा डिपार्टमेंट अलग करे और प्रोडक्शन पूरा डिपार्टमेंट अलग करे। सर प्लानिंग के लिए कौन कौन लोग हो? इधर प्लानिंग लिख लेता हूं, उधर प्रोडक्शन लिख लेता हूं, क्योंकि टेलर का मानना यह है भाई एक ही इंसान सब कुछ थोड़ी ना कर सकता है। तो प्लानिंग के लिए 4 लोग होने चाहिए। कितने लोग बताए? 4। सबसे पहला बताया डिसिप्लिनरियन। सर डिसिप्लिनरियन नाम में ही लग रहा है कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। बिल्कुल, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस प्लान करे, कैसे काम चलना चाहिए, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, हर तरीके का नियम ये बनाएगा डिसिप्लिनरियन। दूसरा कौन होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है बेटा जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेगा, जिसका काम होगा हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस देना। कोई भी काम होना है, किसी वर्कर को समझ में नहीं आ रहा, ये इंस्ट्रक्ट करेगा, ये हेल्प करेगा। तो जब भी जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है किसी भी काम को करने में, वो सब ये प्रोवाइड करेगा। तीसरा कौन होगा? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होगा? रूट क्लर्क होगा जो एग्जैक्टली राह दिखाएगा, जो एग्जैक्टली रास्ता दिखाएगा, जो हर चीज पे फोकस करेगा कि पहले क्या बाद में क्या। एक प्रॉपर ऑर्डर, एक सीक्वेंस देना किसका काम है? रूट क्लर्क का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क 2 चीजों पे फोकस करेगा। सबसे पहला समय, कितना टाइम लगना चाहिए किस चीज को, कितने टाइम में होना चाहिए। दूसरा खर्चा, कितना खर्चा आना चाहिए किसी काम में। तो 4 चीजें हो गई। सबसे पहले डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिनरियन का काम होगा सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सारे नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस पास करेगा। रूट क्लर्क सब जगह एक रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा।
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जिसका काम होगा समय से काम करना और समय से काम करवाना और कम से कम खर्चे में कॉस्ट शीट तैयार करना, ये पैसा बताएगा कितना लगना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग ये 4 लोग करेंगे। प्रोडक्शन कौन कौन करवाएगा अब अच्छे तरीके से? सबसे पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये मेक श्योर करेगा कि जो भी टाइम इसने दिया है उस टाइम के अंदर स्पीडीली काम हो जाए, ठीक है। दूसरा होगा इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर कौन होगा? इंस्पेक्टर होगा जो अलग अलग क्वालिटी चेक्स करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, टाइम टू टाइम लोगों को बताएगा कि कैसे काम होना चाहिए। तो स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर। तीसरा होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस, अगर कोई भी फैक्ट्री में कोई मशीन खराब है, कोई प्रॉब्लम है, तो रिपेयर कौन करा के देगा? रिपेयर बॉस। चौथा होगा बच्चों गैंग बॉस। सर गैंग बॉस का क्या काम होगा? सारे के सारे रिसोर्सेज अरेंज करना, पूरे जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी तरीके का कोई रिसोर्स अगर फैक्ट्री में चाहिए तो ये अरेंज करके देगा। तो ये अल्टीमेटली इसके पास काफ़ी पावर्स होती हैं, ये काफ़ी कुछ अरेंज करता है, सारे रिसोर्सेज इसके हाथ में होते हैं, इसको बोलते हैं गैंग बॉस। तो क्या क्या हो गया? एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्लानिंग में 4 लोग होंगे, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिर प्रोडक्शन में 4 लोग, स्पीड बॉस जिसका काम होगा स्पीडीली काम कराना, इंस्पेक्टर जो क्वालिटी चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिपेयर बॉस सारी मशीनें ठीक करा के रखेगा, गैंग बॉस जो सारे रिसोर्सेज अरेंज करेगा, कुछ भी चाहिए वर्कर को तो ये ला के देगा। इन सब के नीचे कौन लोग होंगे? इन सब के नीचे जो काम करने वाला है वो है अल्टीमेटली वर्कर। जो असली काम करने वाले हैं वो हैं वर्कर्स। तो वर्कर्स सारा काम करके देंगे। तो ये 8 लोगों का काम मेनली फैक्ट्री में है। अब देखो यहाँ पे टेलर और फेयोल का माइंडसेट डिवीजन ऑफ वर्क में तो मिलता जुलता है कि काम बांटो, लेकिन एक जगह कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। फेयोल बोलता था यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होना चाहिए, इसने 8 बॉस बना दिए, है ना। तो यहाँ पे इनका माइंडसेट अलग अलग हो गया। सर ये 8 के 8 मुझे याद कैसे रहेंगे? डर्टी सर जी, ये इसका मेमोरी टेक्निक है। वाई मैंने वैसे ही लगा दिया ताकि एक वर्ड बन जाए, डर्टी सर जी, DIRTSIRG, ताकि आपको याद रहे कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो 8 बॉस हैं वो कैसे याद करने हैं। डर्टी सर जी से बेटा आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। देखो अब जरा इसके बारे में किताब में क्या लिखा है। Taylor suggested that division of factory in 2 departments, planning department and production department. टेलर को लगा वर्कर्स को फ्री होना चाहिए बर्डन से, प्लानिंग से, और उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए। तो एक फॉरमैन हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो कम से कम 8 स्पेशलिस्ट को टेलर लेके आया। इसको क्या बोले जाता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन इसको बोला जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन 1 पर्सन। तो टेलर ने बोला कि भैया 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए। 8 एक्सपर्ट्स कौन कौन होंगे मैंने आपको सारे बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। ये हमारे पास गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये हम सब कर चुके हैं। ये टेक्निक को बोला जाता है फंक्शनल फॉरमैनशिप, फॉरमैन का फंक्शन यानी लोअर लेवल का फंक्शन, ठीक है। दूसरा टेक्निक आता है बच्चों हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। 2 शब्द हैं, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन समझ लो, फिर स्टैंडर्डाइजेशन समझाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अपने काम को उलझाना नहीं, सिंपल रखना। टेलर ने बोला यार तुम अपनी फैक्ट्री में वही चीजें प्रोड्यूस करो जो बिकती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसेस ऐसी ऐसी चीजें बना रहे होते हैं जो उनकी बिक भी नहीं रही होती। अगर अब मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल ने एक बड़ा हेडफोन सॉर्ट ऑफ बनाया था, वो बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब वो एप्पल का बहुत कम बिकता है, लोग एयरपॉड्स ज़्यादा लेते हैं, राइट। तो अगर एप्पल सिंप्लीफिकेशन को फॉलो करे ना तो एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सिंपल रखेगा। सिंपल इन द सेंस मैं क्वालिटी डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, मतलब उतने ही प्रोडक्ट रखेगा जितने उनके बिकते हैं। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पे अपना टाइम, एनर्जी, मनी ये सब वेस्ट मत करो। तो टेलर का मानना है फैक्ट्री में आप वही प्रोडक्ट्स बनाओ जो आपके ज़्यादा बिकते हैं। जो आपके बिकते नहीं है उन पे टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं शू बनाता हूँ और मेरा शू मैं 6 नंबर से बनाना शुरू करता हूँ, 13 नंबर तक जाता हूँ, और मेरा बिकता है 8 से 12, तो 6 और 7 नंबर और 13 नंबर नहीं बिकता ना, टेलर बोलता है बंद कर दो उसको बनाना। क्यों उस पर अपना टाइम खराब करते हो, वो बनाओ जो बिकता है। इसको बोला गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन है क्या?
एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स। ज्यादा वैरायटी का मतलब ज्यादा इन्वेंट्री, ज्यादा मशीन, ज्यादा लेबर कॉस्ट, सब कुछ बिना बात, उसको कम कर दो, हटा दो, इसको बोला गया सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? आपको हर चीज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड शेप, जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसकी शेप सेम। आप चॉकलेट देखो, अगर डेयरी मिल्क बना रहा है तो स्टैंडर्ड शेप है। स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर, वही पर्पल कलर फॉलो करते हैं, देख के पता चल जाता है कि डेयरी मिल्क है। ब्रांडिंग भी हो जाती है उसकी और आपको पता है कि यार डेयरी मिल्क होगा पक्का। तो स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, टेस्ट सालों से वही है, कुछ चेंज नहीं करा, खाते ही पता लग जाएगा कि भैया डेयरी मिल्क की चॉकलेट है ना। अगर आप 5 स्टार खाओगे तो खाते लगेगा यार ये 5 स्टार है। किट कैट खाते पता लग जाएगा भैया वेफर है ना। तो देखो अल्टीमेटली ये लोग स्टैंडर्ड टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं, ये है स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। अब ये पेन है, ये मेरे पास कोई भी कंपनी का बोर्ड हो, ये पेन किसी भी बोर्ड पे चल जाएगा, ये स्टैंडर्ड है ना। ये मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये माइक है, ये माइक ये नहीं बताता कि मैं इसी कैमरा के साथ लगूंगा, किसी भी कैमरा के साथ लग जाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये भी होता है कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, कोई चीज किसी के साथ भी यूज हो जाए। आपको आपकी एक्टिवा में टायर पंचर हो जाए, कोई भी ले लो यार, MRF का ले लो, सीएट का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, लग जाएगा। स्टैंडर्ड साइज है, होता है या नहीं होता है? पेट्रोल डलवाना है, किसी कंपनी का डलवा लो, डल जाएगा, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर सब सेम हो ताकि इंटरचेंजेबिलिटी भी हो पाए और परफेक्शन के साथ काम हो पाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स। टूल्स वहीं से शुरू से आप सेलेक्ट करो, इक्विपमेंट अच्छा हो, मशीन अच्छी हो, मैक्सिमाइजेशन हो आउटपुट का, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हर चीज का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड साइज, टाइप, वेट, मेजर, क्वालिटी। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये है, समझे। तो ये भी फैक्ट्री में करके चलोगे तो आपका नाम होगा, वेस्टेज नहीं होगा, बढ़िया रहे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट अप वी हैव वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हम लोग बच्चों मेनली देखने वाले हैं कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है कम से कम खर्चे में और बेस्ट कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है हर रिसोर्स से। जितने भी रिसोर्सेज हमारे फैक्ट्री में लगे हैं, सबसे बेस्ट आउटपुट लेना, यही हम वर्क स्टडी में करने वाले हैं। अब देखो जब हम काम करते हैं तो 4 चीजें यूज होती हैं, टाइम, उसके बाद आपका काम क्या करना है उसका बेस्ट मेथड, यानी वर्क स्टडी में तो काम तो है ही है, उसका मेथड ले लोगे, ठीक है। उसके बाद वर्कर थक तो नहीं रहा, रेस्ट तो नहीं कर रहा, तो उसका रेस्ट के बारे में स्टडी करना है ना। और वो अननेसेसरी इधर उधर तो नहीं भागता, उसके मोशंस की स्टडी करना। तो वर्क स्टडी में बच्चों हम लोग मेनली फटीग स्टडी, फटीग का मतलब हम वर्कर्स के टायर्डनेस की स्टडी करते हैं, रेस्ट की स्टडी करते हैं। उसके बाद वी हैव मेथड स्टडी, इसके अंदर हम बेस्ट मेथड ढूंढेंगे। इसके बाद वी हैव टाइम स्टडी, इसके अंदर हम बेस्ट टाइम ढूंढेंगे। इसके बाद वी हैव मोशन स्टडी, इसके अंदर हम लोग मूवमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मोशन से ही शुरू कर लेते हैं वर्क स्टडी में। तो वर्क स्टडी में 4 स्टडी करने को टेलर ने बोला, मेथड, मोशन, टाइम, फटीग। मोशन से शुरू करते हैं। अब देखो मेरा ये बोर्ड लगा हुआ है मेरे सामने, पेन मैं कहाँ रखता हूँ, यहीं इस पे स्टैंड पे रख देता हूँ, पेन यहीं रहता है इसका। एज्यूम करो कि ये पेन मैं सामने वाली वॉल पे रख देता हूँ कॉर्नर पे, तो मुझे बार बार अगर पढ़ाना है तो मैं उधर जाऊंगा बार बार पेन लेने, फिर मैं वापस आऊंगा इधर पेन लेके, फिर उधर जाऊंगा रखने, फिर इधर आऊंगा वापस। तो क्या मैं अननेसेसरी मूव कर रहा हूँ बिना बात, जबकि मैं पेन यहीं रख सकता हूँ? तो इन्होंने बोला पेन को यहीं रख दो। अगर पेन यहीं है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं फटाफट यहीं से उठाऊंगा, पढ़ाने लगूंगा, फिर यहीं रख दूंगा, फिर यहीं से उठाऊंगा, पढ़ाने लगूंगा, फिर यहीं। अननेसेसरी मोशन मैंने खत्म कर दिया या नहीं कर दिया? अननेसेसरी मोशन जब मैंने खत्म करा, अननेसेसरी मूवमेंट जब मैंने खत्म करा, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी सेव हो गई। तो टेलर ने यही बोला, आप अपने वर्कर्स को ऑब्जर्व करो, देखो वो दिन में कितनी बार मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, फिर ये देखो कि कितने मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं, कितने मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव हैं। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को खत्म कर दो, देखो उनकी एनर्जी में कितना इंप्रूवमेंट होगा, देखो वो कितना अच्छे से काम कर पाएंगे। इसको बोला गया मोशन स्टडी। दिस टेक्निक इज कंडक्टेड, या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, अनप्रोडक्टिव को फिर कट डाउन कर देना और सूटेबल इक्विपमेंट या टूल्स बनाना ताकि कम से कम मूवमेंट हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स खत्म हो जाए, है ना। अब सर वो मूवमेंट कैसी, जैसे कितनी बार वर्कर बेंड डाउन हो रहा है, कितनी बार अपनी कुर्सी से उठ रहा है, कितनी बार वो इधर से उधर जा रहा है पानी पीने के लिए। तो ये सब मोशंस को, मूवमेंट्स को देखना, अननेसेसरी एलिमिनेट कर देना, काम अच्छे से हो जाएगा। इसको बोले जाता है मोशन स्टडी, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा टाइम स्टडी। सर हम टाइम स्टडी में क्या स्टडी करते हैं? टाइम स्टडी में हम स्टडी करते हैं बेटा कि कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए किसी भी काम को परफॉर्म करने में।
है ना। अब जैसे मैंने बोला कि बेटा 100 दिन में मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा, तो मैंने टाइम स्टडी करी हुई है कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी देर की वीडियो बननी चाहिए, है ना। इसी तरीके से फैक्ट्री में कितना समय लगेगा, उस पर कितने वर्कर्स लगेंगे, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे काम करने के लिए, कितना टारगेट एक वर्कर को देना होगा, फिर हम वर्कर्स को देखेंगे कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है, कौन अच्छे से करता है, कौन अच्छे से नहीं कर रहा। ये सब टाइम स्टडी में होता है। तो टाइम स्टडी में हम लोग मेनली समय को स्टडी करते हैं, क्योंकि इफेक्टिवनेस कैसे आएगा अगर समय पे काम नहीं करोगे। तो मोशन स्टडी समझ गए, टाइम स्टडी समझ गए। फिर हमारे पास आता है बच्चों मेथड स्टडी। सर मेथड स्टडी क्या है? अब देखो मेथड स्टडी में जैसे मैंने बोला कि मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, तो बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड मैं साइंटिफिकली स्टडी करूंगा, देख के, ऑब्जर्व करके, रिजल्ट्स देख के, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, फीडबैक लेके। तो मुझे एक बेस्ट मेथड भी ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट मेथड ढूंढते हैं टू परफॉर्म अ जॉब, ताकि कम से कम खर्चा आए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। टेलर ने बोला वो मेथड लो जो आप साइंटिफिकली ढूंढ पाओ, रूल ऑफ थंब मत अप्लाई करो, है ना। तो मेथड स्टडी में हम बेस्ट मेथड ढूंढने की कोशिश करते हैं। टाइम स्टडी हो गया, मेथड स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, लास्ट आता है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है बेटा जब वर्कर थक जाता है तो उसको कितना रेस्ट देना चाहिए। तो इसमें हम लोग मेनली स्टडी करते हैं 3 चीजें। सबसे पहले एक वर्कर को दिन में कितनी बार रेस्ट दूं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने वर्कर को 2 बार रेस्ट देता हूं, 12 बजे फिर 5 बजे। कितनी बार दिया? 2 बार। उसके बाद वो रेस्ट कितनी देर का हो, मैंने बोला मैं 30 मिनट्स का रेस्ट देता हूं। पहला कितनी बार, दूसरा कितनी देर का होना चाहिए, 30 मिनट्स। फिर मैंने बोला कितनी देर के बाद, जैसे मैंने बोला पहले मेरा वर्कर 10 बजे आता है, 2 घंटे काम करता है, 12 बजे रेस्ट देता हूँ। उसके बाद फिर 5 घंटे काम करता है, 5 बजे रेस्ट देता हूँ। तो देखो कितनी देर के बाद। तो फटीग स्टडी में क्या स्टडी करा? सबसे पहले कितनी बार रेस्ट, कितनी देर के बाद, और वो रेस्ट कितने टाइम का होना चाहिए। तो 3 चीजें स्टडी करनी है इसके अंदर। टेलर सजेस्टेड दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आप बस अपनी इच्छा से और एक्सपीरियंस से कर लो, लेकिन उसका साइंटिफिक स्टडी करो। आप फटीग स्टडी कंडक्ट कराओ। अब फटीग स्टडी कंडक्ट कराने के लिए क्या करें, एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जब वो काम कर रहा है, टाइम नोट डाउन करो जब वो थक जाता है, उसका एफिशिएंसी लेवल गिरने लगता है, उसको ब्रेक दे दो। फिर आप देखोगे कितनी देर के बाद उसका एनर्जी वापस से बूस्ट अप हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप पूरी स्टडी करोगे, उसको क्या बोला गया, फटीग स्टडी। तो फटीग स्टडी का पर्पस क्या है, रेस्ट इंटरवल्स की स्टडी करना। तो 4 स्टडी जब अच्छे से कर लोगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, काम अपने आप अच्छा होने लगेगा या नहीं होने लगेगा, इसको वर्क स्टडी बोलते हैं, समझे। तो ये हमारे पास 4 चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद बच्चों वी हैव डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। लास्ट टेक्निक है ये टेलर की। एंड देन मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं। मेंटल रेवोल्यूशन तो बस एक छोटी सी चीज़ है जो ये बोलता है कि माइंडसेट चेंज करना है वर्कर का और मैनेजमेंट का एक दूसरे की टुवर्ड्स। ये कॉपरेशन बनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएँ, किसी भी तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड है उसे ख़त्म करें तो काम अच्छे से हो जाएगा। ये है मेंटल रेवोल्यूशन, समझे। सर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या है? What is this differential piece weight system? इस टेक्निक में टेलर ने बोला कि भैया फिक्स्ड वेजेस देना छोड़ दो। सिर्फ समय के आधार पे या क्वालिफिकेशन के आधार पे पैसा नहीं मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए काम के आधार पे। जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करे उसको कम पैसा। मैंने बोला कि मैं 10 यूनिट्स का स्टैंडर्ड टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप 10 यूनिट तक बनाओगे, यानी 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी बनाओगे, 10 यूनिट तक, तो आपको 5 रुपये पर यूनिट मिलेगा। 10 से ऊपर बनाओगे तो आपको 10 रुपये पर यूनिट मिलेगा। तो सोचो, अगर किसी ने 10 यूनिट बनाई तो उसको 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये मिलेंगे, और अगर उसने 15 यूनिट बना दी तो 10 रुपये के हिसाब से 150 रुपये मिलेंगे। तो सिर्फ 5 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से 100 रुपये का फर्क आ गया है, नहीं आ गया? वर्कर तो बहुत मोटिवेट हो जाएगा, अरे यार 10 तो बनानी है कम से कम, तभी तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे टेलर ने बोला थोड़ा दिमाग लगाओ, आप पैसा काम के हिसाब से दो। जब काम के हिसाब से दोगे वर्कर ज़्यादा मोटिवेट होगा, ज़्यादा काम करेगा और आपका टारगेट भी पूरा करेगा और उसको भी पैसा अच्छा मिलेगा। इसको बोला गया बच्चों डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है।
सर है क्या ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। यानी अलग अलग वेज रेट मिलना चाहिए एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को। भैया सीधी सी बात है, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा, कम करोगे तो कम पैसा। एक्स्ट्रा वेजेस मिलनी चाहिए जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहें। एक्स्ट्रा वेजेस मिलनी चाहिए एफिशिएंट एम्प्लॉइज को ताकि वो इनएफिशिएंट को भी मोटिवेट कर पाए। पेमेंट जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से दोगे तो आपका प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इसको बोला गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि काम के आधार पे पैसा मिलना चाहिए तो सारे मोटिवेटेड रहेंगे, आउटपुट भी ज्यादा आएगा, अच्छा काम चलेगा। तो ये थे बच्चों हमारे पास टेक्निक्स गिवन बाय फेयोल एंड टेलर। अब आप एक बार एनसीईआरटी अपनी उठाना या जो भी बुक आपको दी है वो उठाना, आपको एक डिफरेंस मिलेगा टेलर और फेयोल का। वो डिफरेंस एक बार अच्छे से पढ़ के देखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने जितनी चीजें चैप्टर में पढ़ी हैं एकदम से समझ में आ जाएगा कि टेलर और फेयोल कैसे अलग अलग हैं, कैसे एक टॉप लेवल की बात करता है, एक लोअर लेवल की बात करता है, एक सिर्फ साइंस पे फोकस करता है, एक ने अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताई। तो बहुत शानदार चैप्टर रहा जिसमें हमने टेलर फेयोल के सारे प्रिंसिपल, सारे टेक्निक्स के बारे में बातचीत करी और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो एक बार स्टडी ज़रूर करना, एक बार रीडिंग लगा लेना। ऑल्दो बहुत क्लियरली मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी ठीक करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।